Hello student, today we are going to talk on second part of classification of matter. Dear student, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे। उस कंपैरेटिव एनालिसिस के कुछ रिमेनिंग पोर्शन है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पैरामीटर था कुछ बाकी, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, सेकेंड था ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कंपेयर करेंगे। पहला है सॉलिड के लिए फोर्स कैसा है। द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच they are rigid and expand very less on heating. One thing is important, the molecules of solid is very compactly arranged. समझ में आया कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड में आपस में दो या दो से अधिक, उसका जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होने के कारण दो मॉलिक्यूल एकदम लगभग टच में रहते हैं, जिसके कारण इसके बीच का स्पेस भी लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होने के कारण बहुत सारे इसके पास प्रॉपर्टी आ जाता है, जैसे रिजिड। यहाँ कहा जा रहा है द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे आर रिजिड एंड एक्सपेंड वेरी लेस। अब ये रिजिड है, फोर्स अधिक है, तो ये ज़्यादा कठोर है, और इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करने के बाद जो एक्सपेंशन होगा, फोर्स अधिक होने के कारण एक्सपेंशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब इस इन कंपेरिजन टू लिक्विड इसका तो ज़्यादा होगा, ऑल्सो कंपेरिजन विथ गैस तो सबसे ज़्यादा इसी का पाया जाएगा। देन नेक्स्ट इज लिक्विड। द मॉलिक्यूल्स हैव मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज लेसर देन सॉलिड। दिस कैन ऑल्सो फ्लो एंड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड व्हेन हीटेड। देखिए, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, जो फोर्स लगता है, ये मॉडरेट टाइप का फोर्स है, यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में इसका फोर्स कम होता है। यानी कि इससे इसका फोर्स, लिक्विड में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होता है। सो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी गेन हो जाता है, वो है कि ये फ्लो कर सकता है, ये हीट देने पर एक्सपेंड कर सकता है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक, तो दो प्रॉपर्टी इसके पास एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है फ्लो करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। यानी जैसे सरफेस अप एंड डाउन लेवल रहेगा तो वो फ्लो कर जाएगा। ठीक, और दूसरा है एक्सपेंशन। जब हीट देंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे अभी इतना डिस्टेंस पर है तो बाद में हो जाएगा इतना डिस्टेंस, यानी कि इसका डिस्टेंस आपस का बढ़ जाएगा। ठीक, अब गैस में देखेंगे द मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दस कैन फ्लो एंड एक्सपेंड, ये इस पर ध्यान दीजिए, कैन एक्सपेंड मच मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड व्हेन हीटेड। देखिए, इसके साथ क्या है कि इसका जो दो मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है बहुत ही वीक है। ठीक, वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, जिसके कारण इसका जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से बहुत ही दूर रहता है, अटैच्ड नहीं होता है। और दूसरे ये होने के कारण दूसरा प्रॉपर्टी ये क्या आता है, ये फ्लो कर सकता है बहुत ही आसानी से, और हीट देने पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड भी करेगा। ठीक, लिक्विड और गैस से, सॉलिड से भी ज़्यादा गैस का एक्सपेंशन होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि फोर्स इसमें सबसे नेग्लिजिबल होता है, सबसे कम होता है। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टीज, ये था कंपैरिजन। तो अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसा होगा इसका, देखिए, the molecules have only vibratory motion about their mean position which are fixed. They can they can thus they can thus have number of free surface, any number of free surface. देखिए, इसके मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके पास सिर्फ एक ही मोशन होते हैं। जैसे एक मोशन बताने का मतलब है वाइब्रेटरी मोशन, यहाँ कहना है वाइब्रेटरी मोशन। एक ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन, इधर से इधर, इधर ऐसे करते रहता है। ठीक, तो द मॉलिक्यूल्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, ओनली वन टाइप ऑफ मोशन है।
और ये फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट ये मूव करते रहता है। इस प्रॉपर्टी होने के कारण, ऐसे प्रॉपर्टी होने के कारण इसके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है। क्या? कि इसके जो ओनली वन टाइप ऑफ मोशन है वाइब्रेटरी, जिससे इसके पास मेनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस आ जाते हैं। क्यूबिक फॉर्म एक बना देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इधर भी है 1 2 3 4 5, यानी बहुत सारा, जितना फ्री सरफेस इसमें काउंट कर सकते हैं उतना हो सकता है। ठीक, तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर इसका जो फ्री सरफेस आता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर लिक्विड का भी और गैस का भी चलिए देखते हैं क्या है। द मॉलिक्यूल्स पोजेज translatory and rotatory motions in addition to vibratory motion. One of the important thing is this, in this liquid molecular movement have other two types of motion came in this process. ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इसमें ट्रांसलेटरी भी आ जाता है, रोटेटरी भी हो जाता है। और पहले से क्या है, जैसे जो इसमें है वैसे इसमें भी है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो देखिए वाइब्रेटरी मोशन तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन फिक्स पोजीशन के अबाउट है, और रोटेटरी मोशन क्या होता है, ऐसे रोटेट करता है, व्हील जैसे मूव करता है वैसे। और गेंद हम लोग जैसे फेंकते हैं क्रिकेट में वैसे मूव करता है, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, द ट्रांसलेटरी मोशन इज हाउएवर इधर साइडवेज और डाउनवर्ड, thus they have only one free surface and have finite volume। ठीक है, ये तो दो अलग आ जा रहा है मोशन, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ट्रांसलेटरी मोशन इज हाउएवर आइदर साइडवाइज और डाउनवर्ड, thus they have only one free surface and have definite volume। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण, ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है कैसा होता है, अगर साइडवाइज हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है किसी भी लिक्विड में, तो सिर्फ उसके साथ सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा। अगर कोई मैटर में, ये छोड़िए लिक्विड छोड़िए, कोई मैटर हो, कोई सब्सटेंस हो, अगर उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन हो, रोटेटरी मोशन हो, वाइब्रेटरी मोशन हो, और साथ ही साथ अगर साइडवेज और डाउनवर्ड मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हो, तो वो उसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर लिक्विड के लिए हमने वेरीफाई किया है। अब अगर जनरल देखा जाए, अगर कोई भी सब्सटेंस हो, कोई सब्सटेंस के लिए अगर उसके पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन हो, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, and also they have translatory motion either sidewise or downward, then they have only one free surface and have finite volume और definite volume जिसको बोलते हैं। उसके बाद definite volume होंगे, only one free surface होंगे, ये याद रखना है। ठीक, and next is the molecule गैस के लिए the molecules possess translatory, rotatory and vibratory motion in all direction randomly। और गैस में होता क्या है कि ये 3 टाइप्स ऑफ मोशंस होंगे विच इन लिक्विड बट रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन, एक ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, यानी उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा, वो ट्रांसलेट करेगा, कभी रोटेट करेगा, कभी वाइब्रेट करेगा। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन रैंडम फॉर्म होने के कारण Thus the gases have no free surfaces and occupy total volume of available। इसलिए इसके पास रैंडम मोशन के कारण इसके पास कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, एंड साथ ही साथ टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर इट। यानी और 1 ग्राम गैस हो या 1 केजी गैस हो, तो उसके पास जो अवेलेबल स्पेस है वो सभी में बिखर जाएंगे। उसका मॉलिक्यूल्स छोटा हो स्पेस या बड़ा, उस पर डिपेंड नहीं करता है उसका अरेंजमेंट। उसका जितना बड़ा स्पेस हो या जितना छोटा स्पेस हो, जिस वॉल्यूम में रखिएगा उसमें आराम से वो रह जाएगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट चलिए देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये पैरामीटर चलिए देखते हैं इसके साथ क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स पोसेस वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, ये सॉलिड के लिए है, एंड हेंस डू नॉट डिफ्यूज। देखिए सॉलिड के पास लो काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए वो डिफ्यूज नहीं करता है। और इसका मेन रीजन क्या है, देखिए
काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है कि ये मूव करने के पास किसी भी फॉर्म में अगर मूव कर रहा है, ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के फॉर्म में है तो वो एक दूसरे से मिक्सअप हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स अगर आए, तीन मॉलिक्यूल्स आए तो सभी आपस में मिक्स हो जाता है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है। ठीक, और नहीं के मतलब है बहुत कम रहना, रहता तो सब किसी के पास है, वाइब्रेटरी मोशन के फॉर्म में रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि वो मिक्सअप हो जाए, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो जाए। ठीक, दो या दो से अधिक। देखिए, बट इन केस ऑफ लिक्विड the molecules possess higher kinetic energy than in case of solid and can diffuse in certain liquids। और लिक्विड में होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है कम होता है, लूजली अरेंज हो जाता है, जिसके कारण इसके पास फोर्स कमजोर होने के कारण ये मॉलिक्यूल फ्री हो गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, हायर काइनेटिक एनर्जी है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सो इट कैन डिफ्यूज इन सर्टेन लिक्विड। तो कोई खास लिक्विड में आपस में मिक्स हो जाता है, जैसे अल्कोहल वाटर में मिक्सअप हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में डिफ्यूज करने का टेंडेंसी है ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड। तो जिसके पास अगर यहाँ कॉन्सेप्ट बन जाता है, अगर देखते हैं गैस फॉर्म, गैसियस फॉर्म के, चलिए देखते हैं गैसेस। द मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली। और देखिए इसके साथ क्या है कि इसके पास एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। सो ज़्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स है वो है ना इंटरमिक्स करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है, ये आपस में मिक्स करने लगता है, यानी मिक्स करना यानी डिफ्यूज करना, घुल मिल जाना, एक दूसरे में पता नहीं चले कि वो मिला हुआ। और ये काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होने के कारण इसके डिफ्यूज होने का कैरेक्टर ज़्यादा, और वो भी एकदम क्षणिक यानी स्पॉन्टेनियसली, जिस समय छोड़े मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्सअप हो जाता है और बहुत ही जल्दी होता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उसका डिफ्यूज होने का टेंडेंसी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। एरो का साइज देखिए, इसका है कम और सबसे कम किसका है, इसका, यानी न के बराबर है, इसका न के बराबर। तो एक कंसेप्ट हो गया कि जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसका डिफ्यूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, जिसका कम उसका डिफ्यूज भी कम होगा। ठीक, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसी के कंक्लूजन अब देखेंगे क्या है कंक्लूजन। On the basis of the above parameter, it can be concluded that the arrangement of molecules is the most important factor which determines the state in which the matter exists। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऊपर के जो भी हम लोग पैरामीटर देखें, हम लोग को यही बताता है कि अगर मॉलिक्यूल्स जैसे अरेंज करें हम लोग, अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है, जो स्टेट में, जैसे सॉलिड स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हो, उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जिस फॉर्म में हो, या ये कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जैसा होगा उसी के बेसिस पर उसका कैरेक्टर होगा, मैटर का एग्जिस्टेंस होगा, मैटर उस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, अगर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका जैसा होगा, कैरेक्टर उसका वैसा ही होगा। ये एक अच्छा कहने का मतलब है, ये समझने का एक अच्छा प्रोसेस है। जिसका अरेंजमेंट जैसा होगा उसका कैरेक्टर देखने में वैसा ही होगा। ठीक, तो एक कंक्लूजन हो गया, अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन दैट स्टेट। ठीक, तो जिस स्टेट में हो उसका अरेंजमेंट के बेसिस पर वो स्टेट डिफर करता है। तो अरेंजमेंट बदलना है तो उसका फोर्स हो कैसे है, आगे हम लोग अब देखते हैं कैसे अरेंजमेंट चेंज करके स्टेट को बदल सकते हैं। दिस मीन्स दैट द चेंज इन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो अगर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही बदल दे तो हम लोग का स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर अरेंजमेंट को ही बदल दे तो मैटर का स्टेट बदल सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यही कहने का मतलब हुआ।
The molecular arrangement in a particular state substance in turn depends upon external condition of temperature and pressure. कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसके मोलिकुलर अरेंजमेंट एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, दो चीज है, ठीक। तो इस प्रकार hence the change in the molecular arrangement can be brought about by changing the external condition of temperature and pressure, ठीक है। तो इस तरह से जो सब्सटेंस डिफर करता है या जो सब्सटेंस उस पर बिलीव करता है, यानी उस एक कंडीशन है कि वैसे सब्सटेंस जो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड्स करता है, वैसे सब्सटेंस का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके उसका हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में यह हो गया, तो यहाँ तक समझ में आई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यानी कि इंटर कन्वर्जन यानी आपस में एक ही मैटर होगा, बस उसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। कभी इस फॉर्म से इसमें, इस फॉर्म से इसमें, तो ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। चलिए इसका कंसेप्ट जाने। द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर that occurs as a result of change in external condition like temperature and pressure is called interconversion of states of matter और phase transition। देखिए एक स्टेट से मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस के जो प्रोसेस है वही इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। और ये चेंजेस हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से ला सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो हम लोग इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक। समझ में आई बात कि अगर कोई मैटर को वन स्टेट से दूसरे स्टेट्स में बदलना हो तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दीजिए, तो इस प्रोसेस को इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं और इसे फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं। आप समझ में आया बात? नहीं, दो बार मैंने समझाया। चलिए अब नेक्स्ट है क्या, द प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन। द प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांजिशन डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द मास और कंपोजिशन ऑफ मैटर। देखिए जब फेज ट्रांजिशन होता है या कहिए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, ना ही उसके मास में चेंज आता है और ना ही उसके कंपोजिशन में चेंज आता है। समझ में आई बात? जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा सॉलिड फॉर्म में, अगर चेंज होगा लिक्विड में तो उतना ही मॉलिक्यूल्स रहेगा और उतना ही उसमें जो जो कंपोनेंट्स है उतना ही रहेगा, ठीक। तो कंपोनेंट्स नहीं चेंज होगा यानी कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, नहीं मास, ठीक। The different process involving phase transition are given in different name on the basis of initial and final states of matter। देखिए डिफरेंट प्रोसेस है हमारे सिस्टम में, हम अपने प्रोसेस को चेंज करने का अलग अलग ढंग है। तो अगर कहने का मतलब है डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग फेज ट्रांजिशन, डिफरेंट प्रोसेस है, उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट के बेसिस पर हम लोग उसका नाम देते हैं, ठीक। जैसे अगर सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं तो उसका नाम अलग होगा, सॉलिड से लिक्विड में करते हैं उसका नाम अलग होगा, लिक्विड से सॉलिड में करते हैं उस प्रोसेस का नाम अलग होगा। यानी कि हम लोग जो जो प्रोसेस अपनाते हैं उसके फाइनल और इनिशियल स्टेट के बेसिस पर हम लोग नाम देते हैं, ठीक। यही कहना था। चलिए अब नेक्स्ट है मेल्टिंग। एक प्रोसेस है मेल्टिंग और उसको जानते हैं डिटेल फॉर्म में क्या होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग एक प्रोसेस है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। देखिए मेल्टिंग एक प्रोसेस है, ठीक। और कहने का मतलब है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे प्रोसेस जिसमें मैटर का स्टेट सॉलिड से लिक्विड में बदलता है उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसके साथ क्या आ जाता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड on heating at normal atmospheric pressure is called melting point
ऑफ दैट सॉलिड। देखिए कहने का मतलब है, देखिए टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको समझाऊंगा, पहले ये जानिए कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड अपने स्टेट चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में बदलने लगे। ठीक, यानी कि कोई सॉलिड जो मेल्ट करता हो, कोई सॉलिड अगर उसको हीट देते हैं तो हीट देते जाते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बदलने लगता है। उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड कहते हैं, यानी उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, हम लोग कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग पॉइंट सभी सॉलिड के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे आयरन के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, उसके बाद में हर मेटल्स जो भी आप जानते हैं उसके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक, गोल्ड के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, प्लेटिनम के लिए अलग हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए यहाँ प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर ले रहे हैं, बट टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, वो अलग है, यानी कि एक अलग सर्टेन टेम्परेचर होगा। कोई भी प्रोसेस हो तो जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता हो तो उसको देखा जाता है कि कौन सा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, मजेदार बात है कि एक एटीएम का प्रेशर जो है सभी जीवों पर, अर्थ पर लगते रहता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोटे हो बड़े हो सभी हो, कितना भी कोई भी जीव हो, अर्थ पे सभी जगह यह फोर्स लगते रहता है। तो बात समझ में आई, मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड एनीथिंग यू वांट देन यू कैन कमेंट सेक्शन। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, परेशानी हो। और एक चीज़ सबसे अच्छा बात कि आप लोग घबराइए मत, मैं केमिस्ट्री को आप लोग पढ़ रहे हैं तो फिनिश करके छोड़ूंगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं देख रहा हूँ बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते रहिए इसी तरह, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। थैंक यू।